बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई है। कल से जो है सबके क्विज स्टार्ट हो गए हैं। सबकी टाइमिंग और डेज अलग अलग हैं। तो अब हमारे पास लास्ट रह गया था 8 का पार्ट 2 करना था हम जिसमें फंक्शंस है, और इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा जिसमें हमने ट्राई और एक्सेप्ट पढ़ना है। सही है, तो अब मैं इनको बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि अब क्विज कल बहुत सारे लोगों का कल होगा क्विज। तो अब बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि किसी के पास भी टाइम नहीं है ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखने का। तो देखिए फंक्शंस को हम समझ लेते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगी सिर्फ। फंक्शंस हमारे पास क्या होता है पाइथन में? देखिए फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक होता है कोड का जिसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन होता है। अब फंक्शन बनता किस तरीके से? जो बेसिक तरीका है हमारे पास फंक्शन बनाने का पाइथन में वो क्या है कि हम डेफ का कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन के लिए हमेशा, और उसके बाद क्या करते हैं, हमने फंक्शन का नेम दिया, पैरेंथेसिस, और हमारे पास कॉलन लग गया, और फिर हम प्रिंट करवा देते हैं जो भी हमें चाहिए होता है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सही, ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा तरीका है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पाइथन फंक्शंस। तीन तरीके की टाइप्स हैं। एक है बिल्ट इन फंक्शंस, एक है फंक्शंस डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स, और एक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। देखिए बिल्ट इन फंक्शंस वैसे ही जैसे मॉड्यूल्स भी थे हमारे पास, यानी पाइथन के अपने बनाए हुए फंक्शन, जैसे मॉड्यूल्स से पाइथन के अपने बनाए हुए मॉड्यूल्स, इसी तरीके से हमारे पास ना फंक्शंस भी बिल्ट इन होते हैं पाइथन के जो हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या आता है, प्रिंट। ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। हम कोई भी आउटपुट लेने के लिए प्रिंट का यूज करते हैं, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है किसका, पाइथन का। फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, फिर हमारे पास लेंथ आ जाता है, सम आ जाता है। इस तरीके के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं। तो आप चाहें तो इन चार के नाम भी याद कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया रहे, कोई ऐसा सवाल आ जाए तो आपको पता हो कि बिल्ट इन फंक्शंस है पाइथन के। सही है। उसके बाद आता है फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो ये हम पिछली वीडियो में मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं कि हम मॉड्यूल इंपोर्ट करवाने के बाद उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं हम वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की बात कर रहा है कि फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स, यानी जो पाइथन के अपने बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं हम यूज करते हैं ना, इंपोर्ट मैथ। सही है। उसके बाद हम उसके अंदर से कोई भी फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे वही फंक्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे मैथ के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, पाई होता है, रेंडम के अंदर हम रेंडम यूज करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास इस तरीके से फंक्शंस होते हैं जो हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स में से लेते हैं। सही हो गया, तो ये उनकी बात हो रही है। लास्ट हमारे पास आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, जो आप खुद बनाते हैं। सही है। तो ये तीन टाइप्स ही हमारे पास फंक्शंस की आपने याद रखनी है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने बिल्ट इन फंक्शंस की, इन्होंने प्रिंट की एग्जाम्पल दी हुई है कि किस तरीके से काम करता है। फिर दिया फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो देखिए वैसे ही हमने इम्पोर्ट करवाया पहले अपने मॉड्यूल को, और उसके बाद हमने मॉड्यूल का फंक्शन यूज कर लिया। लास्ट हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हम खुद बनाते हैं, तो उसका सिंटेक्स तो आपको बहुत अच्छे से याद है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है पास बाय रेफरेंस वर्सेस वैल्यू। अब ये क्या है, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी क्योंकि कल एग्जाम है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठी रहे। पास बाय रेफरेंस और वैल्यू में फर्क सिर्फ आपको इतना समझना है कि देखिए आपको यह म्यूटेबल और इम्यूटेबल याद रखना है बस। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू वो होते हैं जिनके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, म्यूटेबल टाइप्स यूज कर रहे होते हैं, सॉरी इम्यूटेबल टाइप्स यूज कर रहे होते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, पास बाय वैल्यू। ठीक है, यानी उसके अंदर वैल्यू को देखी जाती है। और पास बाय रेफरेंस हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर हम कौन सी डेटा टाइप यूज कर रहे होते हैं, म्यूटेबल, यानी जो फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं। तो ये दो बातें बस आपने दिमाग में रखनी है। पास बाय वैल्यू की जहां बात आए, यानी जहां आपके पास इम्यूटेबल डेटा टाइप आपको दिख जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है इंटीजर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है या स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे ये कौन सी डेटा टाइप है हमारे पास, इम्यूटेबल, जो फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकती। तो जहां इम्यूटेबल की बात आएगी वहां आपने समझ जाना है पास बाय वैल्यू है। और जहां पे हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप आ जाए जैसे लिस्ट वगैरह आ गई, तो आपने समझ जाना है फ्यूचर में चेंज हो सकती है, तो ये क्या कहलाएगा, पास बाय रेफरेंस। अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पे देखें एक फंक्शन बनाया हमने। सही है। अभी फंक्शन बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, बाहर आके हमने एक एक्स का वेरिएबल बनाया, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। सही है। अब यहाँ पे डेटा टाइप कौन सी है आपके पास, ये डेटा टाइप हमारे पास कौन सी है, इम्यूटेबल, क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर क्या है, इम्यूटेबल है, जो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। सही है। तो अब यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 5 किया। अब जब हम प्रिंट करेंगे x को, तो वो क्या करेगा, इस x को प्रिंट करेगा ना, तो वो हमें क्या देगा, पहला आउटपुट उसने दे दिया 5। सही है। उसके बाद ये तो फंक्शन है ना,
फंक्शन तभी चलेगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, सही है। तो अब उसने क्या किया, ये फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर उसने रखा x। अब जब उसने इसके अंदर x रखा तो क्या करेगा, वो यही वाली वैल्यू हमें उठा के देगा। ये जो हमने यहाँ पे एक और x बनाया है इसकी तरफ वो देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई ये जो डेटा टाइप है ना यहाँ पे, ये कौन सी है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है ये एज इट इज यही रहेगी, ये कभी भी चेंज हो ही नहीं सकती। तो जब उसको पता है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का, ऐड करने का, कुछ भी करने का, तो यहाँ पे आएगा ही क्यों, वो इस तरफ देखेगा ही नहीं। वो एज इट इज क्या करेगा, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे वो 10 उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और फिर जब हम सिंपल बगैर फंक्शन को कॉल किए सिंपल प्रिंट करवाते हैं x को, तो वो हमें यही वाली वैल्यू देगा। यानी ये वाली वैल्यू सिर्फ तभी आएगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ना इस x का फंक्शन पे कोई असर पड़ रहा है और ना फंक्शन का इस x पे कोई असर पड़ेगा। कब? जब हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप होगी और ये कहलाएगा पास बाय वैल्यू। इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें, पास बाय रेफरेंस की बात करें, अब इसके अंदर कौन सी डेटा टाइप है, लिस्ट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये देखिए लिस्ट यूज कर रहे हैं हम। लिस्ट कौन सी डेटा टाइप होती है हमारे पास, म्यूटेबल, यानी फ्यूचर में जो चेंज हो सकती है। तो अब इसमें क्या होगा, हमने वैसे ही एक लिस्ट बनाई और हमने नॉर्मल प्रिंट करवाया तो क्या कर देगा, हमें 1 2 3 प्रिंट करके दे देगा, सही है। लेकिन उसके बाद जब हम फंक्शन कॉल करेंगे और हम अपने पैरामीटर को कॉल करेंगे तो वो देखेगा कि भाई सेम नाम की चीज यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब उसको पता है कि दोनों एक जैसी चीजें हैं और फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं, तो वो क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर इसको ऐड करवा देगा, सही है। यानी बेसिकली मकसद सिर्फ इतना है कि जहां भी आपके पास इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आ जाएंगी ना, तो वहां पे फंक्शन का किसी वेरिएबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा और किसी वेरिएबल का फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पे आप म्यूटेबल डेटा टाइप्स की बात करें ना, जो फ्यूचर में चेंज हो सकती है, तो वहां पे क्या होगा, फंक्शन पे वेरिएबल का भी असर पड़ेगा और वेरिएबल पे फंक्शन का भी असर पड़ेगा, ठीक है। फिर वो दोनों चीजें मिक्स होकर आपको आउटपुट देंगी। जैसे यहाँ पे तो पहले हमने सिंपल आउटपुट लिया, 1 2 3 दे दिया, लेकिन जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन ने देखा भाई यहाँ भी लिस्ट है और यहाँ भी लिस्ट है, तो क्या कर दो इनको, ये फ्यूचर में चेंज हो सकती है, तो उसने कहा इस लिस्ट में इस 4 को ऐड करवा दो। तो अब सेकंड आउटपुट फंक्शन कॉल करने पे 1 2 3 4 आ रहा है, सही है। तो अब हमारी लिस्ट क्या हो गई, अपडेट हो गई, 1 2 3 4 हो गई है। अब जब हम सिंपल भी प्रिंट करवाएंगे ना वैल्यू लेने के लिए, तो वो हमें 1 2 3 4 ही देगा, क्योंकि अब लिस्ट अपडेट हो गई है, उसके अंदर 4 भी ऐड हो गया। तो बस ये दो चीजें आपने याद रखनी, पास बाय वैल्यू जब भी होगी तो क्या होगा, वहां पे हमारी इम्यूटेबल डेटा टाइप होगी। और पास बाय रेफरेंस का मकसद ये है कि हम फंक्शन में कौन सी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, म्यूटेबल यूज कर रहे हैं, सही। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए हमें आर्ग्यूमेंट्स का पता है, हम नॉर्मली कैसे आर्ग्यूमेंट देते हैं, हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया उसके हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स में भी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कह रहे हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, इसमें देखिए मैं आपको चीजें शॉर्ट करके बता रही हूँ, पॉइंट नोट कर लें आप। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो है ना, इसमें हम कीवर्ड और डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जब इन्होंने क्या किया, ये देखिए प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हमारे पास एज 50 नेम RF, यानी जो कीवर्ड है वो भी लिख रहे हैं और उसके आगे उसकी वैल्यू भी दे रहे हैं, सही है। कीवर्ड भी लिख रहे हैं, उसके आगे उसकी वैल्यू भी दे रहे हैं, सही हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप बगैर कीवर्ड दिए डायरेक्ट उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, सही हो गया। तो ये हमारे पास क्या क्या लाएगा, कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम कीवर्ड के साथ भी वैल्यू दे सकते हैं और बगैर कीवर्ड के भी वैल्यू दे सकते हैं डायरेक्ट, ये हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहलाता है, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट हमने टाइप स्क्रिप्ट में भी बहुत पढ़ा है। डिफॉल्ट की देखिए सबसे पहली चीज तो ये होती है, जब हम पैरामीटर देते हैं ना, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मकसद ये होता है कि जो हमने जैसे नेम पैरामीटर दिया, उसके बाद यहाँ देखिए एज के साथ ही मैंने उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दी, मैंने बता दिया एज इतनी होनी चाहिए, तो ये डिफॉल्ट कहलाता है। और डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा लास्ट में लगता है, ऐसा नहीं कि आप पहले दे दें और नेम बाद में दें, नहीं, डिफॉल्ट आपने जब भी पैरामीटर देना है वो लास्ट में लगेगा। दूसरी चीज ये है कि डिफॉल्ट पैरामीटर में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखें हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं, सही है। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, कीवर्ड दिया और उसके आगे वैल्यू दे दी। अब डिफॉल्ट में आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, एज यहाँ पे मेंशन कर चुके हो,
तो अगर इन केस आप यहाँ पे एज की आर्ग्यूमेंट नहीं देते, क्योंकि एज ऑलरेडी आपने दी हुई है, आप सिर्फ क्या करते हो नेम दे देते हो यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये वाली डेट खुद ही उसके साथ जोड़ देगा, क्योंकि आप डिफॉल्ट यहाँ पे दे चुके हो। लेकिन अगर इनकेस आपने यहाँ पे डिफॉल्ट एज दी हुई है, लेकिन अब आप चाहते हो जब फंक्शन को कॉल करो तो आप एज चेंज करना चाह रहे हो, आप 35 की जगह 50 करना चाह रहे हो, तो सिंपल आप क्या करोगे, एज का कीवर्ड देके यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दोगे, तो इस पॉइंट पे आपकी एज खुद ही चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जो बाय डिफॉल्ट दी है आप वही रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे एज का, आप डायरेक्ट सिर्फ नेम देंगे, वो ऑटोमेटिकली इसको यहाँ से पिक कर लेगा। तो दोनों तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। सही है। पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट्स क्या है हमारे पास, देखिए इसमें ना हम ये यूज करते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। सही है। अब इसमें यह है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स पास किए, अब इस फॉरवर्ड स्लैश से पहले जितने आर्ग्यूमेंट्स है ना आपके पास, वो आपने विदाउट कीवर्ड देने। सही है। यानी आप उसके साथ x नहीं लगा सकते, इसके साथ y नहीं लगा सकते, आपने डायरेक्ट उनकी वैल्यूज देनी है जो आपके आर्ग्यूमेंट्स इस फॉरवर्ड स्लैश से पहले होंगे। ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। इसमें आपको फॉरवर्ड स्लैश जिस भी पॉइंट पे आपने लगा दिया ना पैरामीटर में, तो उससे पहले वाले आर्ग्यूमेंट्स आप ओनली वैल्यूज दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ देखें उन्होंने लिखा अभी, अगर आप यहाँ पे कीवर्ड के साथ वैल्यू दोगे तो ये आपको एरर दे देगा। तो इस फॉरवर्ड स्लैश से पहले जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना, उनमें सिर्फ आप वैल्यू दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट में, कीवर्ड नहीं लिख सकते। और फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो हमारे पास क्या होंगे आर्ग्यूमेंट, सॉरी हाँ, फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो हमारे पास पैरामीटर है ना, उनमें आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड भी दे सकते हो और विदाउट कीवर्ड भी वैल्यू दे सकते हो, दोनों ऑप्शन है। लेकिन इससे पहले वाले में ये मैंडेटरी है कि आपने क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू देनी है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास कैसे काम करते हैं, यहाँ पे देखें सिंपल तरीका ये होता है, आपने जो पैरामीटर्स दिए ना उससे पहले आपको ये लगाना पड़ता है स्टार का साइन। ठीक है। आपने ये लगा दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, अपने पैरामीटर्स दे दोगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब ये चीज कर लोगे ना, तो यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चल रहा है कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे ना, आपको ये कीवर्ड भी लाजमी साथ में देने पड़ेंगे। विदाउट कीवर्ड आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड भी देने पड़ेंगे। यहाँ देखिए उन्होंने लिखा हुआ अब ये टाइप एरर, कि अगर आप यहाँ पे कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट, यानी जिसमें आपने स्टार लगाया होगा आर्ग्यूमेंट में, पैरामीटर में, अगर ऐसे पैरामीटर्स को आप जब आर्ग्यूमेंट दोगे और विदाउट कीवर्ड दोगे तो ये एरर देगा। तो इसके लिए लाजमी है कि आप क्या करो, कीवर्ड के साथ ही वैल्यू यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट में। सही हो गया। और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पे कीवर्ड्स भी दे रहे हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप चाहो तो नंबर 3 को पहले ले लो, नंबर 2 को बाद में ले लो, नंबर 1 को लास्ट में ले लो। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप कीवर्ड के साथ वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी कि किस किस तरीके से हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट में भी पढ़ा था हमने, एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई खुद का नाम नहीं होता है। ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। और यहाँ पे पाइथन में हमारे पास एनोनिमस फंक्शन में हम डेफ की कीवर्ड की जगह यूज करते हैं लैम्डा का। ठीक है। लैम्डा कीवर्ड यूज होता है। तो हम वैसे नॉर्मली फंक्शन जब हम पाइथन में बनाते हैं तो डेफ का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे तो हम लैम्डा का कीवर्ड यूज करेंगे। और ये बहुत शॉर्ट सिंटेक्स है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन हो गया और ये हमारे पास हो गया एनोनिमस फंक्शन, जिसको लैम्डा फंक्शन भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने लैम्डा का कीवर्ड दिया, उसके बाद हमने पैरामीटर दिए, पैरामीटर के बाद यहाँ पे हमने रिटर्न करा दी वैल्यू, बस ये इतना सा सिंटेक्स है। सही है। अब इसको जब हमने कॉल करवाना होगा तो हम कैसे कराएंगे, इसका तो खुद का कोई नेम ही नहीं है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे अपने फंक्शन को। सही है। कोई भी आप एक वेरिएबल बनाए, उसके अंदर इसको आप स्टोर करवा दें और फिर इस वेरिएबल को आपने यहाँ पे कॉल करना है और अपनी वैल्यूज दे देनी है, तो आपका ये फंक्शन यहाँ पे चल जाएगा। सही है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एनोनिमस फंक्शन जो हमारे पास लैम्डा के कीवर्ड के साथ यूज होता है। अगर नॉर्मल फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन में डिफरेंस पूछा जाए तो हमारे पास यही है कि नॉर्मल फंक्शन का जो कीवर्ड है वो डेफ है और एनोनिमस फंक्शन के लिए हम डेफ की जगह लैम्डा का वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं। सही है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज रह जाती है फंक्शन में, रिकर्सिव फंक्शन।
अच्छा, अब है हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन। नाम सुना सुना है बिल्कुल, ये हमने टाइप स्क्रिप्ट में भी पढ़ा था। रिकर्सिव फंक्शन सेम वही कॉन्सेप्ट है इसका यहाँ पाइथन में भी, तो हम एक तरह से इसको रिवाइज कर रहे हैं। सही है। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, एक फंक्शन जो खुद को दोबारा कॉल करता है अपने ही अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन होता है। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारे पास, एक होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव केस। बेस केस क्या होता है? जब हम एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सही है। बेस केस क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है जहां फंक्शन रुक जाता है, बेसिकली स्टॉप कंडीशन होती है ये हमारे रिकर्सिव फंक्शन की। अगर बेस केस ना हो तो फंक्शन इनफिनाइट चलेगा और एरर दे देगा, यानी फंक्शन, अगर हम बेस केस नहीं देते हैं तो फंक्शन रुकेगा ही नहीं, वो नॉन स्टॉप चलता रहेगा। सही है। रिकर्सिव केस क्या होता है? यहाँ फंक्शन खुद को दोबारा कॉल करता है और तब तक कॉल करता है जब तक बेस केस पे ना पहुंच जाए, यानी कोई इसको स्टॉप कंडीशन ना मिल जाए तब तक वो चलता ही रहता है। और अगर कोई बेस केस नहीं होता यानी स्टॉप कंडीशन नहीं होती है तो क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है वो इनफिनाइट चलता रहता है, नॉन स्टॉप रुकता नहीं है। सही हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन की तरह यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, जैसे मैंने लिखा काउंटडाउन। सही है, ये बन गया हमारा फंक्शन। अब यहाँ तक तो मैंने कर लिया, हमारा फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करती हूँ, एक पैरामीटर दे देती हूँ। सही है, मैंने एन के नेम से क्या कर दिया, एक पैरामीटर दे दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर बनाना है एक बेस केस, एक रिकर्सिव केस। सबसे पहले हम बेस केस बनाते हैं। मैंने यहाँ लिखा इफ एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो क्या करो, जब एन इक्वल हो जाए जीरो के तो क्या कर दो, प्रिंट, और यहां से हम कर देंगे कोई भी टेक्स्ट जो हम देना चाह रहे हो। सही है, मैंने लिख दिया प्रिंट डन। ये मेरा क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये हमारा है बेस केस। सही, ये बेस केस दे दिया। अब उसके बाद इफ की कंडीशन दे दी हमने एक, अब हम दे देते हैं एक एल्स की कंडीशन। अब जो हम बना रहे हैं ये हमारा क्या होगा, ये होगा रिकर्सिव केस। ठीक है। अच्छा, हमने एल्स की कंडीशन दे दी। एल्स की कंडीशन के बाद हमने क्या करना है, यहां पे आए और मैं लिख देती हूँ प्रिंट एन। यानी मैंने क्या कह दिया कि एल्स की कंडीशन में एन को प्रिंट करो। एन मीन्स जो भी मेरा पैरामीटर है और मैं जो उसमें आर्ग्यूमेंट दूंगी, तो मैंने कहा उसको प्रिंट कर दो। लेकिन रिकर्सिव केस में मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को खुद ही इसके अंदर दोबारा कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल करेंगे काउंटडाउन जिसका नाम है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं एन माइनस वन। ठीक है। एन यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, एन मैंने इसलिए लिखा है कि मेरे जो पैरामीटर है उसका नाम क्या है, एन है। सही है, तो जो भी आपके पैरामीटर का नाम होगा यहाँ पे वही आप देंगे और माइनस वन कर देंगे। सही हो गया। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, अपना फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपल अपने फंक्शन को कॉल भी करवा देते हैं। सही है। अच्छा, अब इस चीज को हमने समझना है, रिकर्सिव फंक्शन को, कि ये कैसे काम करेगा। मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, सही है, काउंटडाउन एन के नाम से, और मैंने उसे कहा कि भाई आप क्या करो, मैंने दो कंडीशंस लगा दी अंदर। सही है, यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा, नॉर्मल फंक्शन है, हमने फंक्शन बनाया और उसको यहाँ हम कॉल करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगी अपने पैरामीटर के हिसाब से। समझना किसको है, इन दोनों को है। ये हमारा क्या है, बेस केस है। बेस केस मींस स्टॉप कंडीशन हमारी, जहां पे हमारा फंक्शन क्या होगा, स्टॉप होगा आके। और ये एल्स वाली कंडीशन हमारी कौन सी कंडीशन है, रिकर्सिव केस है ये, यानी इसके अंदर फंक्शन खुद को दोबारा कॉल कर रहा है। अब इस कंडीशन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इफ अगर एन इक्वल्स टू जीरो तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो डन। यानी फिर क्या करना, अगर हमारा एन मीन्स हमारा ये पैरामीटर, यहाँ पे हम जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे वो अगर जीरो के बराबर है तो आप क्या कर दो, प्रिंट करवा दो डन। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जीरो दे देती हूँ,
ठीक है, मैंने काउंट डाउन यानी फंक्शन कॉल किया और उसी में मैंने 0 दे दिया, तो मेरी ये इफ वाली कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो ये क्या करेगा, इफ वाली कंडीशन जब पहले ही चल जाएगी तो फिर एल्स की तो बारी ही नहीं आएगी, ये चलेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मेरी इफ वाली कंडीशन पहले ही ट्रू हो गई, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट डन प्रिंट कर देगा। देखिए मैं इसको यहाँ चलाती हूँ, तो ये देखिए उसने क्या प्रिंट कर दिया, डन प्रिंट कर दिया। मीन्स मेरी पहले ही इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, और जब इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर एल्स की बारी नहीं आती है। सही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, तो अब क्या मेरी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं, क्योंकि हमने लिखा था कि इफ वाली कंडीशन कब चलाना, जब हमारा n इक्वल हो 0 के, यानी हमारा ये पैरामीटर, इसमें जो भी हम आर्ग्यूमेंट दें वो 0 के बराबर हो, तब तुम ये वाला प्रिंट कर देना। लेकिन अब जो हमने आर्ग्यूमेंट दिया वो है 5, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो मीन्स हमारी इफ वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी, और जब इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी तभी तो हमारे एल्स वाली कंडीशन की बारी आएगी ना। तो यहाँ पे अब आ गए हम इफ से हट के एल्स पे, क्योंकि ये हमारी फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो एल्स वाली स्टेटमेंट हमारी चलेगी। अब एल्स पे आए, तो एल्स पे मैंने क्या करवाया, पहले मैंने लिखा है प्रिंट एन। सही है, यानी एन को प्रिंट करो। अभी अगर मैं इसको मैं यहाँ से कॉमेंट आउट कर दूं, तो देखिए एल्स में मैंने सिंपल क्या लिखा है, प्रिंट एन, यानी क्या कर दो, एन को प्रिंट करवा दो। एल्स में मैंने ये लिखा है, यानी अगर मेरी इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई कोई बात नहीं, एल्स वाली चलेगी। एल्स में मैंने क्या लिखा है, सिंपल प्रिंट एन करवा दो। एन मीन्स हमारा ये पैरामीटर, इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है वो प्रिंट करा दो। तो अब यहाँ पे हमने क्या आर्ग्यूमेंट पास किया, 5, तो इस हिसाब से हमारे पास 5 आना चाहिए। ये देखिए 5 आ गया। सही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम रिकर्सिव फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन में मैं इसको अनकॉमेंट करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ तक तो काम समझ आ गया कि हमने कहा एल्स में 5 प्रिंट कर दो, वो 5 प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमने क्या किया है, इस फंक्शन के अंदर ही इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया हमने, और हमने साथ लगा दिया n-1। n का मतलब यही है, हमारा यही आर्ग्यूमेंट जो हमने पास किया है वो, और -1। इसका मतलब ये है कि हमने उसे कहा कि भाई आप क्या करो, पहले तो उसने 5 प्रिंट कर दिया, अब हमने कहा आप क्या करो, इस फंक्शन को चलाते रहो, बार बार कॉल करते रहो। कैसे कॉल करो कि n में से -1 करते रहो। सही है। जब फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को खुद ही दोबारा कॉल करते हो ना, तो वो बार बार कॉल होता रहता है, वो रुकता नहीं है। सही है, बार बार कॉल होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने उसे कह दिया कि भाई हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर दिया। इसका मतलब तो ये साफ तय हो गया कि अब ये फंक्शन खुद ही ऑटोमेटिकली बार बार कॉल होता रहेगा और चलता रहेगा। अब चलेगा कैसे, हमने उसे यहाँ पे बता दिया कि आप क्या देते रहो, हमें कॉल करने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट तो देगा ना। तो हमने उसे कहा सिंपल आप क्या करो, हर बार कॉल करने पे n-1 करते जाओ। n-1 का मतलब ये है कि जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है ना, उसमें से 1 माइनस करके हर बार हमें आउटपुट देते रहो। पहले तो उसने यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया, फिर जब यहाँ पे फंक्शन कॉल करने की बारी आएगी तो वो अब n में से -1 करेगा। पहली बार जब फंक्शन को कॉल करेगा, n में से -1 किया, यानी 5 में से -1 किया, तो हमें 4 आउटपुट देगा। सही है, 4 आउटपुट दे दिया। उसके बाद दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेगा, दोबारा जब कॉल करेगा तो 4 में से 1 माइनस करेगा। ठीक है, 4 में से 1 माइनस करेगा तो 3 दे देगा। फिर दोबारा फंक्शन कॉल करेगा, 3 में से 1 माइनस करेगा 2 दे देगा, 2 में से 1 माइनस करेगा 1 दे देगा, 0 दे देगा, फिर -1 -2 -3। इस तरीके से क्या होगा, ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा और ये हमारा इन्फिनाइट चलेगा फंक्शन। अगर यहाँ पे हमने ये बेस कंडीशन नहीं दी होती तो उस केस में क्या होता, हमारे पास ये हमारा जो फंक्शन है ना, ये इन्फिनाइट चलता है, यानी नॉन स्टॉप चलता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। हम इसको यहाँ पे चला के देखते हैं। ये देखिए क्या हुआ हमारे पास, ये देखिए नॉन स्टॉप चलता है, कितना चला ये देख रहे हैं आप। ये देखिए माइनस में चले गए नंबर, और चलते चलते एक टाइम आया कि उसने हमें एरर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें एरर दे दिया। तो इसी तरीके से होगा कि अगर आप कोई बेस केस नहीं देंगे ना, आप डायरेक्ट रिकर्सिव केस रखते हैं, यानी अपने फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास इन्फिनाइट चलता रहेगा और बहुत सारे एक लिमिट के बाद आके नॉन स्टॉप चलते चलते वो हमें एक एरर दे देगा। सही है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों चीजें जरूरी हैं, बेस केस भी जरूरी है और रिकर्सिव केस भी जरूरी है। तो इसको वापस अनकॉमेंट करते हैं और अब दोनों के साथ समझते हैं। आपको बेस केस भी समझ में आ गया, रिकर्सिव केस भी समझ में आ गया। सही है। अब देखिए इन दोनों को हम साथ चलाते हैं तो देखिएगा कैसे आउटपुट देगा ये।
ये देखिए क्या आउटपुट दिया इसने हमें, 5 4 3 2 1 और डन। सही है। यानी उसने हमें क्या कर दिया, उसने हमें बेस केस भी प्रिंट करके दे दिया और हमने जो फंक्शन कॉल किया था वो वाला नंबर भी दे दिया। अब कैसे दिया ये समझ लेते हैं इसको। सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट में पास किया 5। जैसे ही पास किया उसने पहले इफ की कंडीशन चेक की, उसने कहा भाई इफ की कंडीशन पे आप पूरा नहीं उतर रहे क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इफ की कंडीशन नहीं चलेगी। और इफ की कंडीशन नहीं चलेगी तभी तो आपके एल्स की बारी आएगी ना, तो उसने कहा अब आ गई है एल्स की बारी। एल्स पे आए, उससे सबसे पहले देखा प्रिंट एन लिखा है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि आर्ग्यूमेंट जो भी पास किया उसको प्रिंट करवा दो। तो उसने क्या किया, जाके प्रिंट करवा दिया 5 को। सही। उसके बाद थोड़ा सा वो नीचे और आया, उसने देखा कि भाई आप खुद को अपने अंदर कॉल कर रहे हो, यानी अपने ही अंदर आप खुद को दोबारा कॉल कर रहे हो। तो इस केस में क्या होता है, जब फंक्शन अपने ही अंदर खुद को कॉल करता है ना, तो वो क्या होता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है, बार बार कॉल होता रहता है वो फंक्शन, क्योंकि उसने अपने ही अंदर खुद को कॉल कर दिया ना, तो वो बार बार चलता रहेगा, घूमता रहेगा। अब जब घूमता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा ना, तो उसके अंदर हमने उसे बोल दिया कि भाई आप आउटपुट कैसे देना, आप n-1 करते जाना हर बार फंक्शन को कॉल करने के बाद। n-1 का मतलब ये है कि जो भी हमने आर्ग्यूमेंट पास किया होगा ना उसमें से -1 करते जाना और हमें एक वैल्यू फंक्शन कॉल करने पे देते रहना। तो वो जितनी बार चलेगा हमारा फंक्शन, जितनी बार कॉल होगा तो वो n-1 करेगा। यानी हमारा 5 था, n 5 में से 1 माइनस करेगा 4 देगा, फिर 4 में से 1 माइनस करेगा 3 देगा, 3 में से 1 माइनस करेगा 2 देगा, 1 देगा, 0 देगा, -1 -2, जैसे अभी आपने देखा कि माइनस में हमारे नंबर्स चले गए थे। और बहुत ज्यादा इन्फिनाइट चलने के बाद एक लिमिट आएगी जिसपे वो हमें आके एरर दे देगा। सही है। तो ये हमारा हो गया रिकर्सिव केस। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इफ की कंडीशन भी लगाई हुई है। अब यहाँ पे देखना, जब हमारा फंक्शन चलेगा ना, पहले वो हमें क्या देगा, 5 प्रिंट करके देगा, फिर 4 देगा, 3 देगा, 2 देगा, 1 देगा। 1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे ही वो 0 पे पहुंचेगा ना, तो वो 0 पे आने के बाद किससे टकरा जाएगा, इस इफ की कंडीशन से टकरा जाएगा। और जैसे ही इस इफ की कंडीशन से टकराएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई इस पॉइंट पे आके इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है। यानी जब 5 4 3 2 1 के बाद 0 पे यहाँ पे पहुंचेगा ना हमारा रिकर्सिव केस, तो उसको ये कंडीशन मिल जाएगी, और ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, 0 पे आके ट्रू हो रही है। तो जब हमारा n यहाँ पे आके 0 हो जाएगा और इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारे पास ये प्रिंट डन जो है ये प्रिंट हो जाएगा। सही है। और जब ये प्रिंट होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनाइट जो फंक्शन है वो रुक जाएगा। तो ये हमारे पास होता है रिकर्सिव फंक्शन। सही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, रिकर्सिव फंक्शन की एग्जाम्पल देख ली कि हमारे पास किस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो आएगी हमारी स्टेप 9 पे, वो भी मैं अभी बना के अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।